बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 5 है। इस लेक्चर में हम सीपीयू स्केजुलिंग को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, हम क्यों करते हैं। डिफरेंट हम एल्गोरिदम देखेंगे सीपीयू स्केजुलिंग के, और उसमें जितनी भी टर्म्स हैं या कंडीशंस हैं उनको भी हम फुलफ़िल करेंगे। तो हम विदाउट टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये चैप्टर है, जो अब्राहम की बुक है, इसका 6th चैप्टर है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्केजुलिंग क्राइटेरिया है कि किन क्राइटेरिया को हमें स्केजुलिंग में मीट करना चाहिए। स्केजुलिंग एल्गोरिदम है डिफरेंट, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, उसके बाद प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, राउंड रॉबिन है, थ्रेड स्केजुलिंग है, मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग है, रियल टाइम सीपीयू स्केजुलिंग एंड डिफरेंट वो मतलब कि हमारे पास स्केजुलिंग के एल्गोरिदम अवेलेबल हैं। ये 6 चैप्टर में हैं। हम मैक्सिमम इस चैप्टर को आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। कॉन्सेप्ट्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे पास करके इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं मूव करता हूँ फॉरवर्ड। अच्छा, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिकली इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बताई हुई है कि हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो सीपीयू के पास हम भेजते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, तो हम ऐसा करते क्यों हैं? ताकि हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना होता है, डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करना होता है कि हम किस पैटर्न से सीपीयू के पास प्रोसेसेस को भेजें ताकि जो सीपीयू है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। तो यहाँ पे बस इन्होंने यही बताया हुआ है कि हमारे पास मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑब्टेन करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक सीपीयू बस्ट है और एक आईओ बस्ट होता है। आपको भी पता है हमारे पास प्रोसेस है, वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को, उसको आईओ रिक्वायर्ड डेफिनेटली होती है, वो आईओ बस्ट आईओ को यूज़ करता है, अगेन सीपीयू आईओ, और अगर वो कंप्लीट होता है तो टर्मिनेट। ये साइकिल क्या होता है, हमारे पास चलता रहता है, जैसे कि सीपीयू बस्ट फॉलोड बाय आईओ बस्ट। बहुत सिंपल सी हमारे पास ये बात है। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करते, हमें अपने कोर टॉपिक की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम है, एक दफ़ा इसको लीव कर दें, हम सीपीयू स्केजुलर की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली स्केजुलर क्या होता है। ठीक है, कि हमारे पास स्केजुलर काम क्या करता है। देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो सीपीयू होता है, इसको हम मल्टीपल क्या करते हैं, प्रोसेसेस को सेंड करते हैं ताकि सीपीयू क्या करे, उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करे। हमारे पास अब लॉट ऑफ प्रोसेसेस क्यू में पड़े हुए हैं। अब हमें कौन से प्रोसेस को उठा के सीपीयू को देना है कि वो एग्जीक्यूट करे। तो वो कौन काम करता है, वो उस जॉब को या प्रोसेस को सिलेक्ट कौन करता है क्यू से, वो हमारे पास स्केजुलर होता है। ठीक है, जो कि हमारी जॉब को स्केजल करता है, आया कि किस वे में इन्होंने एग्जीक्यूट होना है सीपीयू के पास जाकर। ठीक है, तो वो हमारे पास स्केजुलर का काम, स्केजुलर ये काम करता है। हमारे पास डिफरेंट काइंड के कंप्यूटर में स्केजुलर होते हैं, जैसे कि हमने प्रोसेस वाले लेक्चर में देखा था। हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केजुलर होते हैं, हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर होते हैं, हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलर होते हैं। अब इन सारे स्केजुलर का अपना अपना काम है। हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर कहाँ पे लगा होता है, हमें ये पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म स्केजुलर कहाँ पे होता है, और शॉर्ट टर्म स्केजुलर मीडियम टर्म स्केजुलर कहाँ पे लगा हुआ होता है। तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर, एज यू नो, कि हमारे पास कहाँ से जॉब को सेलेक्ट करता है, रेडी क्यू से जॉब को सेलेक्ट करता है और सीपीयू तक पहुंचाता है। ठीक है,
CPU उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। अब जो रेडी क्यू है ये कहाँ पे बनी हुई होती है, ये हमारे पास रैम में रिजाइड करती है, जो रेडी क्यू होती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्यों कहते हैं इस स्केजुलर को शॉर्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास जो मेन मेमोरी है उससे जॉब जो है या प्रोसेस है वो फ्रीक्वेंटली बहुत ही माइनर टाइम में, मतलब कि नैनो सेकंड में रैम से सेलेक्ट होकर सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, फिर स्विच बैक करता है हमारे रैम के पास, रैम से न्यू जॉब जाती है सीपीयू के पास, क्योंकि शॉर्ट टर्म में छोटे से नैनो सेकंड में उसको जॉब को सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली जॉब को सेलेक्ट कर रहा होता है एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद सम टाइम मतलब कि नैनो सेकंड्स के बाद, तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म स्केजुलर कहते हैं, क्योंकि ये रैम से जॉब को सेलेक्ट करके सीपीयू को देता है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लॉन्ग में समटाइम सेकंड्स में टाइम आ जाता है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास हार्ड से उठा के रैम में लेके आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म रैम से उठा के हमारे पास सीपीयू में हमारी जॉब्स को फॉरवर्ड करता है। आई होप आपको शॉर्ट टर्म स्केजुलर का आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है शॉर्ट टर्म स्केजुलर सेलेक्ट्स फ्रॉम अमंग द प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इन किसमें, रेडी क्यू में, रेडी क्यू कहाँ पे होती है, रैम में, एंड एलोकेट द सीपीयू टू वन ऑफ देम, के सीपीयू को उस जॉब को क्या कर देता है, एलोकेट कर देता है, या प्रोसेस को एलोकेट कर देता है। क्यू में बी ऑर्डर्ड इन वेरियस वे, इट डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो नेक्स्ट में पढ़ने जा रहा हूँ, सीपीयू स्केजुलिंग डिसीजंस में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस, मतलब कि कब हमारे पास मतलब कि स्केजुलिंग परफॉर्म होती है, डिसीजन कब लिया जाता है कि कौन से प्रोसेस को सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, जब ये अक्कर होते हैं तो हमारे पास स्केजुलिंग डन होती है, ये चीज़ को याद रखना है। पहली ये चीज़ है कि स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, जब हमारा एक प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है तो हमारे पास स्केजुलिंग परफॉर्म होती है। जब हमारे पास स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, मतलब कि रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में एक प्रोसेस स्विच होता है तब भी हमारे पास स्केजुलिंग परफॉर्म होती है, वेटिंग टू रेडी तब भी, और जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होता है तब भी हमारे पास स्केजुलिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग, ठीक है। हमारे पास ये बात भी आपने याद रखनी है कि 2 तरह की स्केजुलिंग होती है, एक प्रीएम्प्टिव होती है और एक नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कौन सी होती है और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग कौन सी होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग ऐसी स्केजुलिंग होती है जब हम एक प्रोसेस को स्केजल करके सीपीयू अलॉट कर देते हैं, वो प्रोसेस तब तक सीपीयू को नहीं छोड़ता जब तक वो फुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, उसको क्या कहते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग। और प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग क्या होती है, अगर हम सीपीयू को एक प्रोसेस एलोकेट करते हैं और प्रोसेस जो है जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको स्विच बैक कर सकता है, ठीक है, वो सीपीयू से वापस लिया जा सकता है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में हम सीपीयू को प्रोसेस से वापस छीन नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते। वो कहता है मैंने अब सीपीयू को ऑक्यूपाई कर लिया है नॉन प्रीएम्प्टिव में, अब मैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट फुल करके ही सीपीयू आपको वापस करूंगा, लेकिन प्रीएम्प्टिव में जब ज़रूरत होती है हम वापस सीपीयू को ले सकते हैं। अब इन 4 कंडीशंस में जो नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग डन होती है वो 1 और 4 कंडीशन में होती है, और प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग जो सेकंड और थर्ड कंडीशन में प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग परफॉर्म होती है। आई होप आइडिया क्लियर। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सीपीयू स्केजुलिंग डिसीजन कब टेक प्लेस करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। फिर आप चारों कंडीशन लिखने के बाद आप कहेंगे फर्स्ट और फोर्थ नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि हमारे पास स्केजुलिंग होती है, और प्रीएम्प्टिव में सेकंड और थर्ड आ जाती है, ठीक है। आई होप आइडिया क्लियर है। यहाँ पे 3 चीजें हमने समझी हैं, शॉर्ट टर्म स्केजुलर,
डिसीजन क्राइटेरिया पढ़ा है और उसके बाद हमने नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में डिफरेंस देखा है। स्केजुलिंग हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि कैसे करते हैं, डिफरेंट टेक्निक कौन सी हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और हमारे पास आता है जो कि हमारी बेस को ही अभी तक हम बिल्ड कर रहे हैं, स्केजुलिंग की तरफ जा रहे हैं अभी। अच्छा, डिस्पैचर होता है हमारे पास एक डिस्पैचर हमने कहाँ पे पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जब हम प्रोसेसेस को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। प्रोसेसेस में हमने डिफरेंट स्टेट्स देखी थी, हमारे पास न्यू स्टेट थी, रनिंग स्टेट थी, हमारे पास रेडी स्टेट थी, हमारे पास टर्मिनेट स्टेट थी और हमारे पास वेटिंग स्टेट थी। जब हम रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, मतलब कि सीपीयू के पास एक प्रोसेस को स्विच करते थे, तो वहां पे एक एरो के साथ डिस्पैचर लिखा हुआ होगा। आपने उस डायग्राम में जो मैंने प्रोसेस डायग्राम आपको दिखाई थी, उसमें प्रोसेस स्टेट डायग्राम थी, उसमें डिस्पैचर का मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, हमने डिटेल भी देखी थी। अच्छा, डिस्पैचर बेसिकली मैं आपको दोबारा से बताता हूँ क्या करता है। डिस्पैचर हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, जब शॉर्ट टर्म स्केजुलर हमारी रेडी क्यू से जॉब को सेलेक्ट कर लेता है, रैम से जॉब को सेलेक्ट कर लेता है, तो डिस्पैचर बेसिकली जो रनिंग प्रोसेस होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को पीसीबी में क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे पास मतलब कि उसको टेबल में सारी इंफॉर्मेशन को अपना स्टोर करता है, और जो सेलेक्ट शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने जो जॉब को सिलेक्ट किया होता है रेडी क्यू से, उसको सीपीयू एलोकेट करता है। डिस्पैचर का ये काम है, मतलब कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने एक जॉब को सिलेक्ट कर लिया, फिर डिस्पैचर उसे कहेगा रुको आप इस जॉब को पकड़ के रखो, वो दोबारा जो सीपीयू होता है उसके पास जो प्रोसेस रनिंग में होता है उसकी इंफॉर्मेशन सेव करके उसको रेडी क्यू में भेज देता है कि आपको दोबारा यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा। एक दफ़ा जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने जॉब को सिलेक्ट किया है, अब उसकी बारी है, उसको सीपीयू देने दें। डिस्पैचर का ये काम हमारे पास होता है कि मतलब कि ये एक प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल देता है, एक प्रोसेस को, ठीक है, कंट्रोल देता है, जो पहले रनिंग में होता है उसको वो कॉन्टेक्स्ट करता है या वापस उसको रेडी क्यू में रखता है। जब उसकी दोबारा टर्न आएगी तो वहां से उसको रिज्यूम कर लिया जाएगा। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें प्रोसेस की एक इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, जो कि डिस्पैचर वहां पे जो प्रोसेस को वो सीपीयू से वापस लेता है उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ताकि दोबारा से अगर इसको वो कर लिया जाए, वो किया जाए, दोबारा से इसको सीपीयू को दिया जाए तो वहां से स्टार्ट किया जाए जहां पे उसको पास किया होता है। हमें फायदा तो तभी होगा ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्पैच लेटेंसी का। डिस्पैच लेटेंसी, लेटेंसी हम किसको कहते हैं, कि डिले को कहते हैं ना। तो डिस्पैच लेटेंसी ये होगा कि जितना टाइम डिस्पैचर उस प्रोसेस को वापस लाने में, उसकी इंफॉर्मेशन को सेव करने में टाइम को कंज्यूम करेगा, उसको डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम तो यही कहेंगे कि डिस्पैच लेटेंसी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है कि डिस्पैच लेटेंसी डेफिनेटली जब इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है तो कुछ नैनो सेकेंड तो लगेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पैच लेटेंसी कहेंगे। आई होप आइडिया आपको क्लियर है कि डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आप अगर नहीं समझ रही तो दोबारा से सुने, समझ आ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम सीपीयू स्केजुलिंग क्राइटेरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि अगेन एक हमारा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट अब कोर टॉपिक की तरफ अभी हम मूव कर रहे हैं। बेसिक जो पीछे भी मैंने आपको बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है, हमारे पास थ्रूपुट होती है, हमारे पास टर्न अराउंड टाइम होता है, हमारे पास वेटिंग टाइम होता है, हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम होता है। ठीक है, तो स्केजुलिंग क्राइटेरिया ये होता है कि हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन को ज्यादा करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सीपीयू है उसको ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज, कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। स्केजुलिंग में हमारा यही वो होता है ना, कंसर्न होता है कि जितना ज्यादा सीपीयू बिजी रहेगा, हमारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता रहेगा, उतना ज्यादा हमारे पास थ्रूपुट होगी, हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी। तो हमारा ये कंसर्न होता है स्केजुलिंग में, हम इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। थ्रूपुट में आता है थ्रूपुट ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। एक टाइम यूनिट में जितना
बी वो जितने भी प्रोसेसेस को वो कंप्लीट करता है उसको उसकी क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। थ्रूपुट आपको पता है पर यूनिट टाइम में जितनी वो आउटपुट दे रहा है उसको थ्रूपुट कहते हैं, आपको आइडिया होगा। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर प्रोसेस, एक प्रोसेस को जितने अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होगा, खा उसमें वेट करना पड़ा जितना भी, वो एडअप करके वो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता है। वेटिंग टाइम क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन अ रेडी क्यू, कि रेडी वेटिंग टाइम ये होता है कि उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स कब आया, मतलब सॉरी वेटिंग टाइम ये होता है कि रेडी क्यू में उसने बैठ के कितना वेट किया, मतलब कि वो सारा काउंट किया जाएगा। अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू, मतलब के रैम में। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है सम टाइम। रिस्पॉन्स टाइम अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि ये पहला रिस्पॉन्स कब मिलता है, मतलब कि कितने नैनो सेकंड के बाद मिलेगा या कितने टाइम के बाद मिलेगा, उसको रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉट आउटपुट, सम टाइम ये समझते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम में ये होता है कि कितना, मतलब कि कितने देर बाद वो आउटपुट जनरेट करता है, नॉट, बट फर्स्ट रिस्पॉन्स की हमने बात करनी है, ठीक है। फॉर टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि टाइम शेयरिंग में ये होता है ना कि वो कुछ नैनो सेकंड एक प्रोसेस को देता है, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे देखना होता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स उसे कितने टाइम में मिलता है, उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये डेफिनेशन में आपके पास पूछी जा सकती हैं अगर आपका पेपर इस पैटर्न के लिहाज से बनता है। तो ये वैसे भी स्केजुअलिंग क्राइटेरिया भी जस्ट सिंपल पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर ये 5 डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। अच्छा, उसके बाद स्केजुअलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया है, दिस इज इम्पोर्टेंट वन अगेन। हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि हमारा कंसर्न क्या होता है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम थ्रूपुट करना, लेकिन टर्न अराउंड टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वेटिंग टाइम कितना, जितना कम होगा उतना फायदे में, वो भी मिनिमम। रिस्पॉन्स टाइम भी मिनिमम, मतलब फर्स्ट टाइम उसको रिस्पॉन्स जो है वो मिनिमम टाइम में जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्केजुअलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया है, जितना हम इसको मीट करेंगे हमारा एल्गोरिदम उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं कि हमारे पास स्केजुअलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम मेन एल्गोरिदम पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को देखना है, ठीक है। तो आई होप आपको जितना हमने पढ़ा है उतनी समझ आ गई होगी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमें इस लेक्चर को यहाँ पे पास कर देना चाहिए, और आप पिछली जो वीडियो है जो अभी अभी हमने ये रिकॉर्ड की है, इसको आप एक दफ़ा फिर से सुन लें, ठीक है, दोबारा से इन कॉन्सेप्ट्स को देख लें, फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज़ के मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और ये दोनों लेक्चर अभी मैं अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से हम स्टार्ट लेते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं सिंपल वे में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड डिफरेंट काइंड के नेटवर्किंग एज वेल, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे कोर्सेज को इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप स्टे ट्यून्ड रहें, आप तक लेक्चर्स पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।